क्लास 10 बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अभी भी बोर्ड्स 2 में उलझे हुए हैं। ना पेरेंट्स से ठीक से सपोर्ट मिला है, ना ही स्कूल से। स्कूल के दोस्त अपनी अपनी स्ट्रीम्स चूज करके लाइफ में आगे बढ़ गए और तुम अभी भी बोर्ड्स के चक्कर में उलझे हुए हो। आज से मैं तो तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा, चाहे वो क्लास 10th हो या 10th के बाद। टिल देन, कल मैथ्स का पेपर है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं आज उसकी बात करेंगे। मैं तुम्हारे लिए मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसको अगर तुमने कर लिया और एंड तक देख लिया तो आराम से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। वादा है ये मेरा तुम लोगों से। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैथ्स के वो कंसेप्ट, वो ट्रिक्स, वो टेक्निक सीखेंगे जो आज से पहले मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी किसी ने बताई होगी। सबसे पहले रियल नंबर से बात करेंगे। रियल नंबर्स में पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक फॉर्मूला तुम्हारी बुक में गिवन है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये पहला। एलसीएम और एचसीएफ में अगर क्वेश्चन आता है तो फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1530 और 2040। इनका अगर तुम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे करोगे? देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इसमें 1530 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। सिमिलरली जब तुम 2040 का करोगे तब ये आएगा। एलसीएम में ध्यान रखना, जो भी एक्सपोनेंट्स है उनकी हाईएस्ट पावर लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो इन दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो तुमने 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिख दिया। सिमिलरली 3 में दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। फिर 5 और 17 दोनों में कॉमन है और दोनों में एक एक की हाईएस्ट पावर है, तो वो एज इट इज आ जाएगी। सिमिलरली जब आप एचसीएफ की बात करोगे तो दोनों के दोनों नंबर्स में, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लोएस्ट पावर हो वो अपन को लिखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एचसीएफ और एलसीएम में ज्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम में जितने भी नंबर्स हो उसकी मैक्सिमम पावर और एचसीएफ में जितने भी नंबर्स हो उसकी मिनिमम पावर लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव इरेशनल वाला क्वेश्चन 100% कंफर्म है आएगा। अब ये बहुत सारे वेरिएशन में आ सकता है, सिर्फ √2 भी पूछ सकता है, किसी नंबर के या बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी दे सकता है। फिर उसके बाद प्लस माइनस वो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है। प्रैक्टिस जरूर करके जाना और ध्यान से इस फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, अच्छे से करना। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉम्पोजिट नंबर वाला क्वेश्चन इस बार के बोर्ड्स के पेपर में था। कॉम्पोजिट नंबर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, एमसीक्यू में आया था, ये पूछा था कि कौन सा नंबर है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, याद से कर लेना इसको। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियो जस्ट इससे पहले बनाई है, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो देख लो, उसमें तुम्हारा पॉलिनोमियल्स पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूट्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हम याद रखना कि ये टेबल तुम लोग प्रिपेयर कर लो, मैं बहुत स्पेसिफिक बताने वाला हूँ। याद रखना कि ये टेबल तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए बोर्ड से पहले। इस टेबल में से ही 5 नंबर का पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अब रही बात क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बनती, तो देखो ध्यान से। 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? तो बेसिकली क्वेश्चन एकदम से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बनानी है। क्वेश्चन को तोड़ दो ब्रैकेट्स में। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस। तो अपने पास एक जना है सलीम, तो अपन मान लेते हैं इसकी एज x, और उसकी डॉटर तो अपन लिख लेते हैं डॉटर। पेपर को करने से ही होगा, डरना मत। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के सबसे पहली बात डरना मत। उसने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ब्रैकेट में तोड़ तोड़ के लिख लो। उसकी डॉटर की जो एज है वो अपन मान लेते भाई 2 years ago, इसका मतलब 2 साल पहले, तो दोनों की एज में से 2 साल माइनस कर दो। एंड 6 ईयर, फिर क्या बोल रहा है? 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। इसका मतलब 2 साल पहले जो सलीम की एज थी वो उसकी डॉटर की एज के 3 गुना थी। तो डॉटर की एज जो छोटी होगी, अगर अपन सलीम की एज और डॉटर की एज बराबर कर रहे हैं तो अपन को डॉटर की एज बढ़ानी है, इसलिए अपन 3 डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेंगे। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो यही होता है कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है और किसको करना है। तो हमेशा ध्यान रखना सलीम की जो एज है वो बड़ी होगी ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू हिज डॉटर। तो होगा क्या? सलीम की एज के बराबर उसकी डॉटर की एज को करने के लिए अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी डॉटर की एज को। तो ये बन गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देना। एक्स की और वाई के टर्म्स में कुछ वैल्यूज आएगी। उसके बाद उसने दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है? 6 years लेटर। अब उसने एक नई इक्वेशन बोल दी है कि 6 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज अपन ने मानी थी x, 6 साल के बाद क्या होगा? तो x प्लस 6 क्या होगा? ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। तो उसकी बेटी की जो एज अपन ने मानी थी x, उसमें क्या होगा? 6 year लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, यानी कि 6 years लेटर, तो ये भी 6 साल के बाद। उसकी बेटी की जो एज 6 साल के बाद है उसका ट्वाइस और प्लस 4 साल और। इसका मतलब उसमें देखो लिख रखा है
कि 6 साल के बाद ही विल बी 4 years ओल्डर, यानी कि प्लस 4 years, 4 साल एक्स्ट्रा बड़ा होगा किसके, उसकी बेटी की एज के ट्वाइस, यानी कि दुगना। तो उसकी बेटी की एज y मानी थी, 6 साल के बाद वो कितने की हो जाएगी, y प्लस 6 की। उसकी बेटी की जो एज है अब, उसका 2 टाइम्स प्लस 4, ये सलीम की एज है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला है कि मैं बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स पे आज बात करने वाला हूं, जिससे कि तुम्हारे बोर्ड में एक्स्ट्रा 5-10 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेहद इजी चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये इसके बेसिस पे ये फॉर्मूले निकले, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है कि सर इक्वेशंस के आंसर कैसे बनते हैं, या फिर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, इक्वेशन बनानी नहीं आती, उन सारे के सारी चीजों के जो डाउट्स है वो अभी अपन कर लेते हैं। अगर इक्वेशन नहीं बनती तो आज बनेगी, ध्यान से समझो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका मतलब पहला नंबर x, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव अगर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर। लो बन गई इक्वेशन। अब बताओ इसमें हार्ड क्या था, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। जब इसको तुम ट्रांसफर करोगे तो क्या आंसर आएगा, -306। लो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर सॉल्व कर लेना। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ ट्रेन के अलावा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी इसी टाइप में बनते हैं, ध्यान से इनको सॉल्व करना। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो देखो, एक अपने पास टाइम है जब स्पीड कम थी, और एक अपने पास टाइम है जब स्पीड ज्यादा थी, ठीक है। इन दोनों टाइम फ्रेम के बीच में कितने घंटे का गैप है, 3 घंटे का गैप है। टाइम 2 कब होगा, जब डिस्टेंस अपन ने कम स्पीड से ट्रेवल किया है। जब डिस्टेंस अपन ने कम स्पीड से ट्रेवल किया है, मैंने क्या माना है, एक्स को मान लिया स्पीड, मैं मान लेता हूँ स्पीड एक्स है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या निकालने के लिए बोला है, स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो मैंने मान लिया स्पीड जो है वो एक्स है। इसका मतलब जब कम स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस जब वो एक्स की स्पीड पे कर रहा है तो उसको टाइम कम लग रहा है, और इसी रेशो की वजह से उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बन गई तुम्हारी इक्वेशन। इसके बाद एलसीएम ले लो, x माइनस 8 और x, उधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। इन केस नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बता। नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें काफी सारे फॉर्मूला है, जैसे कि an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म किसी भी एपी की, उसको l से भी डिनोट किया जाता है। an का मतलब क्या होता है, उस लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए a प्लस ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाई बाय d। इसमें एक और फॉर्मूला है कि जब भी एपी बनती है तो फर्स्ट टर्म होती है a, दूसरी टर्म होती है a प्लस d, तीसरी टर्म होती है a प्लस 2d। यहाँ पे अपन सीख क्या रहे हैं, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, और ये a3 की वैल्यू। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये बोल दे कि a3 कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो a प्लस 2d की बात कर रहा है, ये बात याद रखना। अगर मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए a20, अगर a20 है तो उसको लिखना a प्लस 19d, इसका मतलब ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसका फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म होगा a4 और एट्थ टर्म होगा a8, उसका जो सम है वो कितना है, 24। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म, सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 44। ये बन गई तो तुम्हारी दोनों इक्वेशन, ये बन गई तुम्हारी दोनों इक्वेशन। अब a4 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 3d, और a8 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। a6 को कैसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, 2a प्लस 3 प्लस 3d और 7d कितना होता है, 10d इक्वल्स टू 24। ये तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। जब तुम सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, a6 कैसे लिख सकते हैं अपन, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d इक्वल्स टू 44।
ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, जो तुम्हें लगाना है लगाओ, कैसे भी करके इन दोनों में से ए और डी की वैल्यू निकाल दो। यही इसका आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन छोड़ना तो अपन को है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है। जब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो ट्राइंगल्स अपन सिमिलर कर सकते हैं। जब दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, मान लेते हैं अगर अपन ने साइड ली ए बी और डी ई, ए बी और डी ई, और बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल ही अपन कंसिडर कर सकते हैं। जब भी अपन को एस एस लगाना होता है तो दो अपन को साइड्स का रेशियो गिवन होता है, अपन उसके बीच का ही एंगल लेंगे, ये बात ध्यान रखना। सिमिलरली ट्रिपल एंगल और डबल एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। डबल एंगल तुम्हारे सारे ट्रिपल एंगल वाले क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर देता है, तो अगर डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर तुम्हारे क्वेश्चंस होते हो तो उसी से कर देना बस। ठीक है, सिमिलर अगर ट्रायंगल्स बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी ट्रायंगल, जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन को गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। उस बेसिस पे कभी भी दो ट्रायंगल अगर अपन को सिमिलर बोल रखे तो अपन छह चीजें बराबर कर सकते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, कभी भी अपन को दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर गिवन होते हैं तो अपन छह चीजें बराबर कर सकते हैं। छह चीजें क्या, तीन तो एंगल्स और तीन साइड्स का रेशियो, तीन एंगल्स और तीन साइड्स का रेशियो अपन बराबर कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर अपन को बोल रखा हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी की मैंने प्रॉपर्टीज बता दी है। बीपीटी का प्रूफ याद करके चल जाओ यार, इसको याद करके चल जाओ, एनसीईआरटी में पूरा का पूरा दिया हुआ है तुम्हारे बीपीटी का प्रूफ। अब इतना टाइम नहीं बचा कि तुम एक एक चीज समझो। कल तुम्हारा पेपर है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बढ़िया नंबर आए। पेपर में अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, बस ये ध्यान रखना, जितना जितना बता रहा हूं उतना उतना कर आना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे बनता है और एक क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे बनेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पे नॉर्मल तुम्हारा एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा और पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू में x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू में x2 y2, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, डायरेक्टली पुट करना और आंसर निकालते हैं। सिमिलरली एक बच्चों को जो ज्यादा डाउट आता है वो आता है ट्राई सेक्शन। अब ये ट्राई सेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी, 1:1:1। अब इसकी जो वैल्यूज है वो कैसे निकालें, तो देखो इसको दो पार्ट्स में कर लो। पहले इसको मान लो 2:1 के रेशो में, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, उससे तुम्हारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको दूसरे पार्ट में कैसे कर सकते हो, या तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना ए और सी के बीच में, या फिर जैसे अपन ने ए और सी लिया था पहले 2:1, फिर उसके बाद क्या लेना, ए बी और बी डी ले लेना, ए बी और बी डी ले लेना 2:1 के रेशो में। पहले तुमने ए सी और सी डी ले लिया तो 2:1। उसके बाद दूसरे केस में क्या कर सकते हो, तुम ए बी और बी डी ले सकते हो 1:2 के रेशो में। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, एक बार 1:2 में कर लो, फिर एक बार 2:1 में कर लो, अदरवाइज एक बार 1:2 के रेशो में कर लो और फिर उसके बाद 1:1 के रेशो में कर लो, तुम्हारा आंसर परफेक्ट आएगा। साथ ही साथ अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करता है तो ये डायग्राम समझ लो, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें पी कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है और कितने पोर्शन पे डिवाइड कर रहा है। तो पहला सेगमेंट M1 और दूसरा सेगमेंट M2, इस बेसिस पे तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूला बनता है। इसमें आंसर क्या आएगा, ये है P कोऑर्डिनेट के x की वैल्यू और ये है P कोऑर्डिनेट के y की वैल्यू। तो ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले से क्या निकलता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करने के हिसाब से भी आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग ठीक से समझ के उस क्वेश्चन को आंसर करना। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। भाई तुम्हारा खौफ है, मुझे भी पता है, लेकिन अब लास्ट चांस है, लास्ट बार इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना है। जो जो बच्चे 11th क्लास में मैथ छोड़ रहे हैं तो इसको इतने बढ़िया तरीके से करके जाओ कि याद रखे कि तुमने इक्वेशन फोड़ के आए थे पेपर में। देखो सबसे पहले क्या, एक ही टेबल है जिसमें रेशोज होते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सिमिलरली ये रही इसकी टेबल अलग अलग डिग्रीज पे, 0 30 45 60 90। फिर आइडेंटिटीज, और ये तो भाई अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड क्वेश्चंस है उसमें से आता है। एक बार मेरे कहने से इसको लास्ट बार प्रैक्टिस कर, तुम्हारे को काफी सारी जगहों पे इसके आंसर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बार मेरे कहने से लास्ट बार इसको एक बार रीड आउट ही कर लेना, हो जाएगा। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कि एमसीक्यूज को कैसे करना है, तो देखो अपन को क्वेश्चन क्या गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तुम्हें अगर आइडेंटिटी पता होगी तो ही तुम इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सेक थीटा अपॉन
सीधा बाय आइडेंटिटी टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस, और टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, आंसर। तो देखो आइडेंटिटीज की इंपॉर्टेंस देखो, तुम अगर तुम्हें आइडेंटिटीज सिर्फ और सिर्फ याद भी होती तो भी तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो मैं कह रहा हूं अभी भी रेशोज और आइडेंटिटीज अभी लर्न कर लो, आज का पूरा दिन है, मत वेस्ट करो। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ और रिविजन करो। रिविजन जितना सॉलिड होगा उतने ही कल के पेपर में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरी बात मान लो। चैप्टर 9 क्या सम एप्लीकेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, इस चैप्टर को करने की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे एमसीक्यूज में विद इन 10 सेकंड्स आंसर आएगा। अगर तुम्हारे को कोई डायग्राम ऐसा दिया हुआ जिसमें 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो डिस्टेंस होगा, 30 डिग्री के सामने वाली जो हाइट होगी, 30 डिग्री के सामने वाली जो हाइट होगी, अगर उसकी वैल्यू 1 मानते हो तो 60 डिग्री के सामने √3 आ जाएगा, और 90 डिग्री के सामने 2 वैल्यू। इसका एक एग्जाम्पल समझ लो, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है जिसमें 90 डिग्री है 30 डिग्री। अगर तुम्हें 30 डिग्री के सामने 10 मीटर्स दिया हुआ है, इसका मतलब बेस का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 10√3, और 90 डिग्री के सामने कितना आएगा, 20 मीटर्स। बस इतना ईजी है। सिमिलरली ये दो फिगर्स है, इसके आपस में जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको चेक करो, कॉपी पेन लो और लिखो। एक ऐसा इक्वेशन ये रहा, सारे फिगर्स को देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इंपॉर्टेंट